हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 17th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेस्ट एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है रिकवरी इंटरवेंशंस एंड मोडालिटीज। होता क्या है रिकवरी इंटरवेंशंस एंड मोडालिटीज? इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने रिकवरी को बूस्टअप करने के लिए किन किन मेथड्स और किन किन थेरेपीज का हम यूज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि रिकवरी के लिए हम कई सारे थेरेपीज का हम यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उन थेरेपीज के नाम क्या-क्या हैं और वो क्या-क्या बेनिफिट्स हमारे बॉडी को पहुंचाते हैं। और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनको भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट पूछते आया है। करेक्ट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर को। रिकवरी इंटरवेंशंस एंड मोडालिटीज। तो रिकवरी इंटरवेंशन एंड मोडालिटीज के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले रिकवरी के कितने टाइप्स होते हैं। करेक्ट? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकवरी। द फर्स्ट वन इज द पैसिव रिकवरी एंड द सेकंड वन इज द एक्टिव रिकवरी। अब हम वन बाय वन इन दोनों रिकवरी को स्टडी करेंगे, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव रिकवरी। शुरुआत करते हैं हम पैसिव रिकवरी से। सबसे पहले डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज पैसिव रिकवरी। पैसिव रिकवरी का मतलब यह है कि एक ऐसी रिकवरी जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट लेते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ सोते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में रिकवरी हो जाती है। ये होता है हमारा पैसिव रिकवरी, विच मीन्स आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, आपको कोई भी थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, दैट इज योर पैसिव रिकवरी। ओके, अब हम डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है हमारा पैसिव रिकवरी। ओके, स्लीप इज द मोस्ट इफेक्टिव पैसिव रिकवरी मेथड। स्लीप हमारा काफी इफेक्टिव पैसिव रिकवरी मेथड है। करेक्ट? पुअर स्लीप डिक्रीज विथ एरोबिक एंड एनएरोबिक परफॉर्मेंस। जो आपका पुअर स्लीप है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपर ड्यूरेशन स्लीप अगर आप नहीं लेते हैं, तो वो आपके एरोबिक और एरोबिक परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकता है। करेक्ट? ओके, एथलीट शुड एम फॉर 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। हर एथलीट को एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स सोना चाहिए, तभी आपके बॉडी में प्रॉपर रिकवरी आएगी। करेक्ट? ओके, पावर नैप्स 10 to 15 मिनट्स इंप्रूव परफॉर्मेंस विदाउट स्लीप इनर्शिया। अगर आप पावर नैप्स लेते हैं 10 to 15 मिनट्स का, तो वो आपको काफी अच्छी रिकवरी और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको आपकी बॉडी में दे सकता है। करेक्ट? ओके, आफ्टर जेट लैग। जेट लैग मैंने आपको पहले ही बताया व्हाट इज जेट लैग। जब आप कई सारे टाइम टाइम जोन्स को जब आप क्लियर करते हैं, जब कई सारे टाइम जोन्स को पास करते हैं, इसकी वजह से जो आपके बॉडी में फटीग आता है, वो होता है आपका जेट लैग। करेक्ट? ओके, अब जेट लैग की वजह से आपके बॉडी में जो फटीग आता है, वो कितने समय बाद रिकवर होता है, यह हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? जेट लैग की वजह से आपका जो स्लीप है, वो स्लीप भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। करेक्ट? तो स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में कितना टाइम लगता है? जेट लैग की वजह से जो आपका स्लीप डिस्टर्ब हुआ है, उसको इंप्रूव होने में 2 to 3 डेज लगते हैं मिनिमम। करेक्ट? ओके, जेट लैग के जो सिम्टम्स है, व्हाट आर दी जेट लैग सिम्टम्स? जेट लैग सिम्टम्स में आता है आपका स्लीप क्वालिटी खराब हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ही ज्यादा खत्म हो जाती है, आपका जो एपेटाइट है वो डिक्रीज करने लगता है। करेक्ट? तो जो जेट लैग के जो सिम्टम्स है, वो वापस से नॉर्मल में कब पहुंचते हैं? 3 to 5 डेज में। करेक्ट? और जो आपका परफॉर्मेंस रिकवरी है, वो 6 to 8 डेज में वापस से नॉर्मल हो जाता है। करेक्ट? तो मैंने अभी आपको बताया जेट लैग। जेट लैग मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं कि जब आप टाइम जोन्स को, डिफरेंट टाइम जोन्स को जब आप पास करते हैं, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में फटीग आता है, और ये जो फटीग आया है, जो आपके स्लीप में जो अफेक्ट हुआ है, वो 2 to 3 डेज में वो सही हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। जो आपके सिम्टम्स है, वो 3 to 5 डेज में करेक्ट हो जाते हैं, और जो आपका परफॉर्मेंस में रिकवरी है, वो 6 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट? ओके, आई होप आपको पैसिव रिकवरी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज एक्टिव रिकवरी। राइट? ओके, सबसे पहले हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। करेक्ट? ओके, एक्टिव रिकवरी का मतलब ये होता है कि जब आप रिकवरी करने के लिए
वापस से अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में पहुंचने के लिए, फटीग को कम करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज या थेरेपीज लेते हैं, दैट इज योर एक्टिव रिकवरी। पैसिव रिकवरी में मैंने आपको क्या बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ सोते हैं, आप रेस्ट करते हैं, वो हुआ आपका पैसिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी में आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ ना कुछ वर्कआउट परफॉर्म करते हैं या आप थेरेपीज लेते हैं, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट है या जो फटीग जो क्लियर होने में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम कम लगे और आप जल्दी से जल्दी अपने पीक परफॉर्मेंस में पहुंच जाए। करेक्ट। सो ये था आसान भाषा में डेफिनेशन। अब हम एक्चुअल डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एक्टिव रिकवरी? एक्टिव रिकवरी वार्म डाउन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग लाइट एक्सरसाइज आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन। ट्रेनिंग या कंपटीशन के बाद लाइट एक्सरसाइज परफॉर्म करना, इट इज जनरली मोर इफेक्टिव देन पैसिव रिकवरी इन स्पीडिंग रिकवरी। ये अक्सर पैसिव रिकवरी से काफी बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपकी रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। करेक्ट। इट इज जनरली मोर इफेक्टिव देन पैसिव रिकवरी फॉर पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। आई आपको बात समझ में? पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी के लिए एक्टिव रिकवरी इज द बेस्ट। ओके। एक्सरसाइज शुड जनरली बी ग्रेटर देन 50% ऑफ VO2 मैक्स। आपका जो VO2 मैक्स है उससे 50% ग्रेटर होना चाहिए। राइट। ओके। आई एम रियली सॉरी, मैंने क्या कहा, जो आपका एक्सरसाइज है तो आपकी 50% ऑफ VO2 मैक्स से कम होना चाहिए। करेक्ट। आपका जो VO2 मैक्स है उसकी 50% से भी कम होना चाहिए आपका एक्सरसाइज, मतलब आपको काफी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। करेक्ट। ओके। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये है कि आपका जो लैक्टेट क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। राइट। आपके बॉडी में जितना भी लैक्टिक एसिड है उसको क्लियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। राइट। ओके। फास्टर रिस्टोरेशन ऑफ मस्कुलर मैक्सिमम फोर्स। आप जो मैक्सिमल फोर्स जो आप लगा पाते हैं उसका रिस्टोरेशन काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है। डिक्रीज मसल सोरनेस। आपकी मसल सोरनेस डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का क्लियरेंस हो रहा है। बेटर रिस्टोरेशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेटर रिस्टोर हो जाता है। हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड CNS एक्टिविटी। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होता है, मेंटेन हो जाता है, और आपकी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। करेक्ट। आई होप आपको एक्टिव रिकवरी समझ में आया होगा। राइट। एक्टिव रिकवरी वो रिकवरी है जब आप लाइट वेट एक्सरसाइज करते हैं और ये आपके लैक्टिक एसिड क्लियरेंस को इंप्रूव करता है, मसल सोरनेस को कम करता है। करेक्ट। और जो मैक्सिमल फोर्स प्रोडक्शन है उसको वापस से नॉर्मलाइज करता है। दिस इज योर एक्टिव रिकवरी। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके। यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को समाप्त किया हुआ है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ओके। की एग्जाम पॉइंट्स। एक्टिव रिकवरी इज सुपीरियर टू पैसिव रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद जो आपकी एक्टिव रिकवरी है वो काफी अच्छी होती है पैसिव रिकवरी से। ओके। लेस देन 50% ऑफ द VO2 मैक्स। आपकी जो एक्सरसाइज है वो VO2 मैक्स 50% ऑफ VO2 मैक्स से कम होनी चाहिए। ओके। मेन बेनिफिट होगा आपका लैक्टेट रिमूवल, मसल सोरनेस, परफॉर्मेंस रिकवरी एंड स्ट्रेंथ रिस्टोरेशन। करेक्ट। ओके। रिकमेंडेड प्रोटोकॉल 10 टू 20 मिनट लाइट एक्सरसाइज प्लस 10 टू 20 मिनट स्ट्रेचिंग। आपको 10 टू 20 मिनट्स लाइट वेट एक्सरसाइज करना है, उसके बाद 10 टू 20 मिनट्स आपको करना है स्ट्रेचिंग। करेक्ट। इसका लिमिटेशन क्या है? मे स्लाइटली स्लो ग्लाइकोजन रिसिंथेसिस एंड रिड्यूस PCR स्टोर्स कंपेयर्ड विद पैसिव रिकवरी। ये करता क्या है एक्टिव रिकवरी? ये आपके ग्लाइकोजन रिसिंथेसिस को थोड़ा सा स्लो कर सकता है, PCR स्टोर को भी थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन आपका पैसिव रिकवरी ऐसा कुछ नहीं करता। राइट। तो ये जो पॉइंट है ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए, दिस पॉइंट लिमिटेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, दोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करेक्ट। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं मसाज को। व्हाट इज मसाज? समझते हैं क्या कहता है हमारा डेफिनेशन मसाज का। मसाज इज वाइडली यूज्ड रिकवरी टेक्निक दैट हेल्प्स एथलीट रिकवर आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन। मसाज एथलीट्स को हेल्प करता है ट्रेनिंग और कंपटीशन के बाद रिकवरी में। करेक्ट। द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड इन स्पोर्ट्स इज स्वीडिश क्लासिकल वेस्टर्न मसाज। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मसाज है वो है हमारा स्वीडिश मसाज। करेक्ट। जिसको हम क्लासिकल वेस्टर्न मसाज भी कहते हैं। ओके। की पॉइंट्स क्या है इसके, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं।
स्वीडिश मसाज इज द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स मसाज, काफी ज्यादा कॉमन स्पोर्ट्स मसाज है। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस डीओएमएस। व्हाट इज डीओएमएस? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। क्या मतलब निकलता है इसका? ये एक ऐसा सोरनेस है जो एक्सरसाइज के इमिडिएटली बाद ऑकर नहीं होता है, ये एक्सरसाइज करने के 3-4 दिन बाद ऑकर होता है। आइए आपको बात समझ में। आपने आज कोई एक्सरसाइज किया और आपको जो इसका असर है, वो असर आपको जो फटीग है, जो मसल क्रैम्प्स है, जो मसल सोरनेस है, वो आपको 3 से 4 दिन बाद महसूस होगा। इसको हम बोलते हैं डीओएमएस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो अक्सर इसेंट्रिक एक्सरसाइज की वजह से होता है। करेक्ट? तो इसको रिड्यूस करता है। ओके, रिड्यूस मसल स्वेलिंग, आपकी जो मसल स्वेलिंग है ये उसको भी रिड्यूस करता है। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये आपके परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। फास्टर रिकवरी, रिड्यूस्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ओके, जो आपके प्रिपरेटरी मसाज है वो 15 टू 25 मिनट्स बिफोर द एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी के पहले करना है प्रिपरेटरी मसाज, 15 से 25 मिनट पहले। करेक्ट? ओके। फिर आता है आपका रिस्टोरेटिव मसाज, 7 टू 12 मिनट्स और 20 टू 30 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज और 15 टू 20 मिनट्स 1 टू 2 आफ्टर इंटेंसिव एक्सरसाइज। क्या कह रहा है ये? कि जब रिस्टोरेटिव मसाज है वो आपको 7 से 12 मिनट तक करना है। कब? अगर आपका एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट का है। करेक्ट? या फिर आपको 15 से 20 मिनट आपको मसाज करना है अगर आपका एक्सरसाइज 1 टू 2 आवर इंटेंसिव एक्सरसाइज है। करेक्ट? ओके। मसाज प्रोवाइड्स बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिकवरी benefit and is compared to active recovery and cold water immersion in effectiveness। मसाज काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, फिजिकल भी एंड साइकोलॉजिकल भी। करेक्ट? और इसको हम एक्टिव रिकवरी से भी हम कंपेयर करते हैं। राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अभी हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओके, ये असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन है। राइट? लेट मी, एक थोड़ा सा छोटा सा एरर है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, ये असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। करेक्ट? समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर स्टोर्स ऑफ एटीपीपीसी डिप्लीटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड आर रीस्टोर्ड आफ्टर एन आवर ऑफ द रिकवरी पीरियड। क्या कह रहा है ये? मेजॉरिटी जो इंट्रामस्कुलर स्टोर है, जो कि है एटीपीपीसी, वो खत्म हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान और वो रिस्टोर होता है एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद। करेक्ट? रिस्टोर्ड आफ्टर एन आवर ऑफ रिकवरी पीरियड, रिकवरी पीरियड के 1 घंटे बाद हमारा जो एटीपी पीसी सिस्टम है वो रिस्टोर होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, और इसका जवाब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। करेक्ट? तो हमने ये पाया कि पहला जो असर्शन है, ये असर्शन तो सही है। उसके बाद हम देखते हैं रीजन। रीजन में हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो चीज जो हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं रीजन में, अगर आपका असर्शन सही निकला तो हमको ये चेक करना है कि जो रीजन है, क्या रीजन का स्टेटमेंट सही है या नहीं। पहले हमको ये चेक करना है। अगर हमारा रीजन का स्टेटमेंट सही है तो हमको ये चेक करना है कि क्या रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। करेक्ट? तो रीजन से हमको 2 सवाल पूछने हैं। क्या रीजन सही है? पहला। दूसरा, क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। राइट? ओके, अभी हम देखते हैं रीजन क्या कहता है। The energy required for phosphogen restoration is provided mainly by aerobic system working in the rapid recovery phase of oxygen debt। क्या कह रहा है यहाँ पे? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉस्फोजन रिस्टोरेशन में, वो एनर्जी हमको मिलती है एरोबिक सिस्टम से, वर्किंग इन द रैपिड रिकवरी फेज ऑफ ऑक्सीजन डेट, जो कि ऑक्सीजन डेट के रैपिड रिकवरी फेज में काम करता है। तो क्या रीजन सही है? रीजन बिल्कुल सही है। और क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। हमारा असर्शन ये कह रहा है कि आपका जो एटीपी पीसी सिस्टम है वो एक्सरसाइज के दौरान खत्म हो जाता है और वो 1 घंटे बाद रिकवरी पीरियड में वो रिस्टोर होता है।
तो ये सही है। रीजन ये कह रहा है कि हमारा जो फॉस्फोजन रिस्टोरेशन है वो रिकवर होता है हमारे एरोबिक सिस्टम से, और वो रिकवरी पीरियड में ऑक्सीजन डेट के दौरान रिकवर होता है। तो हमारा रीजन सही है और वो सपोर्ट कर रहा है हमारे असर्शन को, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और सॉल्व भी होगा। करेक्ट। अगर सॉल्व नहीं भी हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। करेक्ट। अगर नहीं समझ में आया देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं थर्मोथेरेपी को, विच मींस हीट थेरेपी। आसान भाषा में समझते हैं, एक ऐसी थेरेपी जो हम हीट के जरिए हम अपने बॉडी को देते हैं और हम अपने बॉडी में रिस्टोरेशन लेके आते हैं, फटीग को रिड्यूस करते हैं। राइट। ओके, अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? थर्मोथेरेपी इज द यूज ऑफ हीट टू प्रोमोट रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। क्या कह रहा है? एक ऐसा थेरेपी है जिसमें हम हीट को यूज करते हैं रिकवरी के लिए कंपटीशन के बाद। करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और अब हम इसको और डीप से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका बेनिफिट क्या है? थर्मोथेरेपी का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है कि ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। करेक्ट। जिससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाएगा, आपके बॉडी के हर पार्ट में ब्लड अच्छे से सप्लाई होगा। क्या करता है ये? इंक्रीज ब्लड फ्लो। ओके, उसके बाद ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, इंप्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, जिससे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में बनता है। करेक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? रिड्यूस्ड मसल स्पैज्म। मसल स्पैज्म का मतलब ये है कि जो मसल जो इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये उसको भी कम करता है, रिड्यूस करता है। करेक्ट। ये बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी में आती है, और ये आपके पेन से भी रिलीफ देता है, कि आपके आपके बॉडी में जो पेन है ये उसको भी खत्म करता है। क्या? थर्मोथेरेपी। करेक्ट। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन? हमको थर्मोथेरेपी कब किस सिचुएशन में प्रोवाइड नहीं करनी है, दिस इज योर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आया आपको बात समझ में? किन किन सिचुएशंस में हमको थर्मोथेरेपी नहीं देना है, दिस आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ओके, तो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? हमको थर्मोथेरेपी कब नहीं देना चाहिए? बर्न्स में। अगर आपको कोई चोट लगी है जलने की वजह से, करेक्ट, तो उस केस में आपको थर्मोथेरेपी नहीं देनी है। फिर आपका एक्यूट इंजुरी, अगर आपको एक्यूट इंजुरी है, मतलब काफी मतलब ज्यादा सीवियर आपको इंजुरी नहीं है, तो भी आपको थर्मोथेरेपी नहीं देनी है। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब अगर आपको सॉर्ट ऑफ सूजन है या कोई एक ऐसा पार्ट है जहां पे काफी ज्यादा को रेडनेस नजर आ रहा है, काफी ज्यादा वहां पे ब्लड फ्लो अगर आपको नजर आ रहा है, कहीं फफोले पड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी थर्मोथेरेपी नहीं देनी है। करेक्ट। ओके, अगर आपको ओपन वुंड्स है, जैसे कि आपको कट लगा हुआ है, राइट, या फिर छिला हुआ है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में भी आपको थर्मोथेरेपी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको और भी ज्यादा सीवियर चोट लग सकती है। फिर आपका पुअर सर्कुलेशन, अगर आपका सर्कुलेशन काफी ज्यादा पुअर है तो आपको नहीं देनी चाहिए। करेक्ट। ओके, क्रायोथेरेपी और कॉन्ट्रास्ट थेरेपी इज प्रिफर्ड ओवर थर्मोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ डीओएमएस। मैंने आपको बताया डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। करेक्ट। तो डीओएमएस के लिए हम थर्मोथेरेपी ना देके हम उसको क्रायोथेरेपी या कॉन्ट्रास्ट थेरेपी देते हैं। अब एक क्रायोथेरेपी क्या है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में वही है, क्रायोथेरेपी। करेक्ट। और कॉन्ट्रास्ट थेरेपी क्या है, वो भी हम इसके कुछ 2-3 स्लाइड्स बाद इसी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। करेक्ट। ओके, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि डीओएमएस के लिए, डोम्स के लिए हम थर्मोथेरेपी नहीं देते, हम क्रायोथेरेपी या कॉन्ट्रास्ट थेरेपी देते हैं। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ओके, पहला है हमारा सोना, SAUNA। आई होप इसको सोना ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ओके, सोना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि एक कमरा होता है, हाईली पैक्ड रूम होता है, वहां पे
हीट को ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। करेक्ट? कैसे? हम वहां पे स्टीम्स को छोड़ते हैं, राइट? और स्टीम्स की वजह से वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और वहां पे कुछ लोग बैठते हैं रिकवरी के लिए कुछ समय के लिए। जिम्स में अक्सर अगर आप जिम जाते हैं, जो थोड़े एक्सपेंसिव जिम होते हैं, वहां पे सोना बात होता है, राइट? आप वहां पे जाके बैठते हैं और काफी लंबे समय तक वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टीम्स को, जिसकी वजह से वहां पे हीट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और रिकवरी काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है, राइट? आपका जो मसल सोरनेस है वो काफी जल्दी खत्म हो जाता है। दिस इज योर सोना। अच्छा, अभी हम डेफिनेशन से समझते हैं। इम्प्रूव्स रिकवरी आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए ये बेस्ट है, राइट? उसके मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद ये रिकवरी को इम्प्रूव करता है सोना। करेक्ट? रिसर्च फाइंडिंग क्या कहता है हमारा रिसर्च? 30 मिनट्स ह्यूमिड सोना इंक्रीज्ड टाइम टू एग्जॉशन बाय 32%। जो आपका एग्जॉशन टाइम है, जो पहले जल्दी आया करता था, वो अब 32% डिले हो गया है, राइट? 5 किलोमीटर परफॉर्मेंस बाय 1.9%। आपका जो 5% जो परफॉर्मेंस है, 5 किलोमीटर का जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो आपको एग्जॉशन आ रहा है वो 1.9% भी इंक्रीज हो गया। करेक्ट? ओके। बेनिफिट्स में रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट? ओके। रिकमेंडेड यूज, कब कब हमको यूज करना चाहिए? 2 सेशंस पर वीक। आपको हर वीक इसके 2 सेशंस आपको लेने हैं, राइट? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 60 to 140 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 5 to 15%। 5 to 15% ह्यूमिडिटी होती है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको नजर आ रहा है? दिस इज द रूम, और ये आपको स्टीम्स नजर आ रही होंगी। करेक्ट? यहाँ पे किसी को इसका आनंद लेते हुए मैंने नहीं दिखाया है, राइट? लेकिन आपको इससे समझ में आया होगा, दिस इज द रूम, और यहाँ पे आपको स्टीम्स नजर आ रहे हैं काफी अच्छे अमाउंट में। करेक्ट? आई होप आपको सोना बात समझ में आया होगा। और ये सोना बात हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? थर्मोथेरेपी के अंदर। अभी थर्मोथेरेपी ही चलेगा कुछ टाइम तक। करेक्ट? ओके। अब हम समझ रहे हैं वार्म हॉट वाटर इमर्शन। करेक्ट? इसमें हम करते क्या है, हम कुछ समय के लिए हॉट वाटर के अंदर हम डुबकी लगाते हैं। करेक्ट? जिसकी वजह से हमको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। समझते हैं वन बाय वन क्या होता है हमारा वार्म हॉट वाटर इमर्शन। ओके। वाटर टेम्परेचर अबव 36 डिग्री सेल्सियस। जो आपका वाटर टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। ओके। रेजेस कोर बॉडी टेम्परेचर। आपके कोर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इससे इंक्रीज होता है, राइट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस हीट में एड रिकवरी। जो जब आप वाटर के अंदर डूबते हैं तो वाटर भी आपके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। करेक्ट? तो जब आप वार्म वाटर इमर्शन, मतलब जब आप गर्म पानी में उतरते हैं, जब आप गर्म पानी में जब आप डुबकी लगाते हैं, तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर, और दूसरा आपको हीट भी मिलता है। तो इससे डबल फायदा है, जिससे जो आपकी रिकवरी है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। करेक्ट? रिकमेंडेड ड्यूरेशन 10 to 20 मिनट्स। आपको एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स आपको करना है हॉट वाटर इमर्शन। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपको ये पूरा स्लाइड नहीं दिख पा रहा है। लेट मी चेक। यस, मेरी वजह से नहीं दिख पा रहा है। आई एम बिट सॉरी, मैं अभी गायब हो जाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। ओके। ओके। थेरेपेटिक टेम्परेचर्स, जो लेग है, लेग का जो लेग के लिए जो टेम्परेचर आपको यूज करना है वो है आपका 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। आर्म हैंड्स के लिए आपको 37 to 45 डिग्री सेल्सियस। होल बॉडी के लिए आपको 37 to 39 डिग्री सेल्सियस आपको यूज करना है। नॉट दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। फॉर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS, क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी और कॉन्ट्रास्ट थेरेपी इज जनरली मोर इफेक्टिव देन हीट थेरेपी। ये मैंने आपको पिछले स्लाइड से भी बताया है। अगर आपको DOMS है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो उसके लिए बेस्ट होता है क्रायोथेरेपी, जिसको हम कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं, राइट? थर्मोथेरेपी मतलब आपको हीट प्रोवाइड करना है। क्रायोथेरेपी का मतलब यह है कि आप कोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, ये मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, राइट? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके DOMS के लिए। करेक्ट? ओके। तो यहां तक के आई होप आपको समझ में आया होगा कि DOMS में आप हमको थर्मोथेरेपी तो नहीं देनी है, हमको क्रायोथेरेपी या कॉन्ट्रास्ट थेरेपी हमको देनी है। ओके। दिस इज योर थर्मो
वार्म वाटर इमर्शन, मैं खुद टॉपिक भूल जाता हूँ। दिस इज योर वार्म वाटर इमर्शन। ये कुछ ये कुछ दो बंदे हैं और ये है हमारा वार्म वाटर, ये इसके अंदर बैठे हुए हैं। करेक्ट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। ओके, फिर थर्मोथेरेपी के अंदर हम कुछ और टाइप्स को भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और अभी मुझे लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। लेट मी चेक। हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ। ओके, अब हमारे जो थर्मोथेरेपी है उसके दो टाइप्स होते हैं, राइट। हम अभी तक थर्मोथेरेपी ही पढ़ रहे हैं। थर्मोथेरेपी के अंदर हमारे दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी, फर्स्ट वन, और दूसरा होता है हमारा डीप या पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी। इन दो चीजों को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं, आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इसको। करेक्ट। ओके, समझते हैं सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, व्हाट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब जो बाहरी ढांचा है, जो हमारा बाहरी चीज है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। एंड व्हाट इज सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी। सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी का मतलब यह है कि हम सिर्फ बाहरी ढांचे को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। ओके, अभी हम समझते हैं कि क्या होता है ये। हीट प्राइमरली अफेक्ट सुपरफिशियल टिश्यूज, जो आपके सुपरफिशियल टिश्यूज है, हीट सिर्फ उसी को अफेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स है हॉट पैक्स, पैराफिन वैक्स बाथ, आप इसको याद रखिएगा, इंफ्रा रेडिएशन, वार्म वर्पूल, हीटिंग पैड्स। करेक्ट। वार्म वर्पूल मतलब जब आप टब में जब आप वाटर को डालते हैं और जब उसमें अगर आप लेटते हैं, दिस इज योर वार्म वर्पूल। करेक्ट। तो इसके लिए हम पैराफिन या वैक्स बाथ हम यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का हम यूज करते हैं, वार्म वर्पूल का हम यूज करते हैं। इससे होता क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इससे होता क्या है, जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपके जो सुपरफिशियल पार्ट्स है वहां से वो कोर में जाता है, राइट। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। आपकी जो स्किन का जो में जो ब्लड फ्लो है वो स्किन से फिर आपके कोर में जाता है और कोर से वापस से स्किन में आता है। करेक्ट। ओके, सो दिस इज सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी, जो हम किन किन तरीके से यूज करते हैं। पैराफिन, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड रेडिएशन, वार्म वर्पूल वर्पूल और हीटिंग पैड्स है। करेक्ट। ओके, हीटिंग पैड्स आई होप आपको पता होगा, यूजुअली इसको गर्ल्स काफी ज्यादा यूज करती है व्हेन दे आर इन पीरियड्स। करेक्ट। ओके, अब हम आते हैं डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी। क्या मतलब निकलता है डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी का। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि डीप पेनिट्रेट करते हुए हम अपने बॉडी के कोर में जाके हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज योर डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी, राइट। ओके, अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। हीट इज प्रोड्यूस्ड डीपर इनसाइड टिश्यूज, हम अपने टिश्यू में हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी, राइट। जब हम अपने स्किन को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तब तब जो हीट है वो हमारे सिर्फ स्किन में आता है, मसल्स में नहीं आता है। करेक्ट। जब आप वार्म वाटर के अंदर घुसते हैं तो हीट सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन तक पहुंचता है, मसल्स तक वो नहीं पहुंच पाता। करेक्ट। लेकिन जब डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी जब हम करते हैं, तब जो हीट है वो हमारे कोर तक पहुंचता है, हमारे मसल्स तक पहुंचता है। अब बात यह है कि ये पहुंचता कैसे है, किन किन मेथड से हम इसको पहुंचाते हैं हीट को हम अपने टिश्यूज में, इनर टिश्यूज में। तो हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज करते हैं, या हम माइक्रोवेव डायथर्मी का हम यूज करते हैं। इन तीन मेथड से हमारा जो हीट है वो हमारे कोर टेम्परेचर तक पहुंचता है। करेक्ट। आप याद रखिए, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड माइक्रोवेव डायथर्मी। करेक्ट। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे, व्हाट इज सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी एंड दी डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। क्या आपको स्लाइड दिख रहा है, लेट मी चेक। आपको दिख रहा है स्लाइड, ओके, इतना तो दिख ही सकता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब है कि थेरेपेटिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं थेरेपी के लिए। ओके, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का हम यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। हम यूज करते हैं पेन कंट्रोल के लिए। काफी ज्यादा अगर आपके मसल्स में पेन है
तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल थेरेपी यूज करते हैं। मसल स्टिमुलेशन के लिए, हम मसल को स्टिमुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। मसल री एजुकेशन के लिए, करेक्ट, इंप्रूविंग न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, आपके न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। देन कम्स योर TENS। व्हाट इज TENS? ध्यान से समझिएगा, इसको प्लीज याद रखिएगा। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। क्या फुल फॉर्म है ये? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन करता क्या है? इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन। आपने देखा होगा कुछ वायर्स, कई सारे एथलीट होते हैं जब वो जाते हैं थेरेपी के लिए, तो कई वायर्स उनके यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, उनके स्किन्स में, करेक्ट। वो स्किन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचाते हैं उनके मसल्स तक, करेक्ट। और ये जो दो वायर्स लगे हुए हैं, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में अटैच्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, जो केमिस्ट्री पढ़ा है उसको, या केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा है उसको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स। ओके, इट्स मेजर एप्लीकेशन इज पेन मैनेजमेंट। इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है? ये पेन को रिड्यूस करता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोथेरेपी में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं TENS को, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन, करेक्ट। ओके, लेट मी शो यू दी फोटोग्राफ। मैं फोटोग्राफ इसमें अटैच नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड मैं अटैच करता हूं। ओके, सो दिस इज योर TENS। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो दिस इज योर TENS, ट्रांसक्यूटेनियस, क्या है फुल फॉर्म बाकी, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो वायर्स इसके बॉडी में अटैच्ड है, और ये दो वायर्स जो है ये किसी एक इलेक्ट्रोड्स में जाके अटैच्ड है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोवाइड करा रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे मसल्स तक जा रहे हैं, जो पेन को रिलीफ कर रहा है और रिकवरी प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। ओके, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हमने पढ़ा TENS। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रायोथेरेपी। व्हाट इज क्रायोथेरेपी? क्या होता है क्रायोथेरेपी? आसान भाषा में समझते हैं। हमने पढ़ा है थर्मोथेरेपी, जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रायोथेरेपी, इसमें हम कोल्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट। ओके, अब हम इस समझते हैं इसके फायदे क्या है। क्रायोथेरेपी इज इक्वल्स टू कोल्ड थेरेपी यूज्ड फॉर रिकवरी एंड इंजुरी ट्रीटमेंट। मेन मेथड कोल्ड वाटर इमर्शन। हम कोल्ड के जरिए हम थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, और जो मेन मेथड है इसका वो है कि आपने देखा वो कई सारे एथलीट्स हैं, वो कोल्ड वाटर में जाके डुबकी लगाते हैं, करेक्ट। आइस मसाज, आइस बैग्स, कोल्ड पैक्स, रिकमेंडेड कोल्ड वाटर इमर्शन 12 टू 18 डिग्री सेल्सियस। जो आपका कोल्ड वाटर है वो 12 टू 18 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, और 10 टू 20 मिनट्स आपको यूज करना है इसका, करेक्ट। इसको हम एक फोटोग्राफ से समझते हैं। सो दिस इज क्रायोथेरेपी। आप देख सकते हैं ये है आपका कोल्ड वाटर, करेक्ट। और ये जो आपके भाई साहब है, क्या आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ? हाँ, तो नजर आ रहा है। तो ये जो भाई साहब है ये ले रहे हैं आपके क्रायोथेरेपी, करेक्ट। और कुछ डीप में समझने की कोशिश करते हैं क्रायोथेरेपी, हम हमारे बेनिफिट्स क्या है। बेस्ट यूज हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं एक्यूट इंजुरीज में, इन्फ्लामेशन में, DOMS में। मैं ये आपको 4000 बार नहीं, बट मैं आपको कई बार समझाया है पिछले स्लाइड्स में कि DOMS के लिए हम मेनली क्रायोथेरेपी हम यूज करते हैं, करेक्ट। एक्यूट इंजुरी में हम यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन में हम यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब जब आपके बॉडी का कोई पार्ट थोड़ा, जहाँ पे स्वेलिंग आती है, जहाँ पे रेडिनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जहाँ पे ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होने लगता है, और वहां पे काफी जलन भी होती है, तो वहां पे आप क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं, वहां पे आप आइस पैक्स लगा सकते हैं, करेक्ट। ओके, cryotherapy combined with active recovery is more effective than either alone। क्रायोथेरेपी काफी ज्यादा इफेक्टिव है जब आप उसको एक्टिव रिकवरी के साथ प्लेस करते हैं। अवॉइड इंटेंस एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर क्रायोथेरेपी बिकॉज परफॉर्मेंस में टेम्परली डिक्रीज। क्रायोथेरेपी के बाद आपको एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है। ओके, पॉसिबल रिस्क क्या क्या है? हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया विच मीन्स आपका बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो सकता है, करेक्ट। ओके, हाइपरवेंटिलेशन, क्या होता है हाइपरवेंटिलेशन? हाइपरवेंटिलेशन का मतलब ये है कि जब आप एक्सेसिव ब्रीथ आउट करते हैं, करेक्ट, काफी ज्यादा डीप आप ब्रीथ लेते हैं, और काफी ज्यादा आप एक्सेसिव ब्रीथ आउट करते हैं, विच मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं जितना वो बन रहा है, करेक्ट।
कम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा उसको निकाल रहे हैं, दैट इज योर हाइपर वेंटिलेशन। ओके, नाउ व्हाट इज टेकिकार्डिया? इसकी वजह से टेकिकार्डिया भी होता है। टेकिकार्डिया विच मींस आपका जो हार्ट बीट है वो 100 से ज्यादा बीट करने लग जाता है। करेक्ट। कोल्ड एलर्जी हो सकता है, रेयर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ये कुछ रिस्क है हमारे क्रायोथेरेपी के। करेक्ट। ओके, हमको ये यूज कहां करना है? एक्यूट इंजुरीज में यूज करना है, इन्फ्लेमेशन में यूज करना है और डीओएमएस में यूज करना है। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है तो मैं उसको बोल देता हूं। हमारा जो क्रायोथेरेपी है, जब भी हम करते क्यों है? इससे पेन भी काफी ज्यादा रिलीफ होता है। कैसे? अगर आपको किसी एरिया में वुंड लगा हुआ है, वो वहां पे छिल चुका है या बर्न हुआ है, तो होता क्या है कि आपको काफी ज्यादा पेन होने लगता है। करेक्ट। और ये पेन होता कैसे है? वहां के जो नर्व्स है वो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि यहाँ पे चोट लगी हुई है और आपको पेन फील होता है। तो जब हम आइस वहां पे अप्लाई करते हैं, तो आइस अप्लाई करने की वजह से जो हमारा ये नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिशन है, जो नर्व जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वो आइस लगाने की वजह से काफी स्लो हो जाता है। करेक्ट। जो सिग्नल है वो ब्रेन तक उस स्पीड में नहीं पहुंचता और इस वजह से हमको थोड़ी राहत महसूस होती है। आया आपको बात समझ में? मेन यूज यही है क्रायोथेरेपी का। करेक्ट। हम क्या करते हैं? हम उस एरिया के नर्व्स को हम सुन करने की कोशिश करते हैं आइस लगा के। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम समझते हैं कॉन्ट्रास्ट थेरेपी। आई होप आपको क्रायोथेरेपी समझ में होगा। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रास्ट थेरेपी क्या होता है। हमारा कॉन्ट्रास्ट थेरेपी समझते हैं इसको। जैसा कि आपको कॉन्ट्रास्ट शब्द सही समझ में आता होगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, टू अपोजिट थिंग्स। करेक्ट। तो इसमें हम हॉट थेरेपी भी देते हैं, राइट, और उसमें हम कोल्ड थेरेपी भी देते हैं, राइट। थर्मोथेरेपी और उसके इमीडिएटली बाद हम क्रायोथेरेपी, हम दोनों को देने की कोशिश करते हैं। यही होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट थेरेपी। ओके, डेफिनेशन से हम समझते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट थेरेपी। Contrast therapy is a recovery technique that alternates heat thermotherapy and cold cryotherapy to speed recovery after exercise or competition। क्या कह रहा है ये? कि हम ऑल्टरनेटिवली थर्मोथेरेपी और क्रायोथेरेपी हम दोनों देते हैं कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में। ओके, इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट को ऑल्टरनेटली देते हैं। ओके, कॉमन मेथड्स क्या है? हॉट कोल्ड वाटर इमर्शन मोस्ट कॉमन। आप सबसे पहले हॉट वाटर में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद आप कोल्ड वाटर में डुबकी लगाएंगे। करेक्ट। सोना, सोना हमने देखा है। सोना क्या होता है? एक ऐसा कमरा जहां की टेम्परेचर काफी ज्यादा है, हीट काफी ज्यादा है वहां पे। कैसे? वहां पे हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। पहले हम सोना देंगे, उसके बाद हम कोल्ड शावर या आइस बाथ देंगे। राइट। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? हम हीट पैक्स लगाएंगे, जैसे कि जो आते हैं, जो वुमेन्स अक्सर यूज करती है। हम हीट पैक लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे आइस पैक्स। करेक्ट। ओके, वर्पूल बाथ विथ कोल्ड थेरेपी। हम वर्पूल बाथ विच मीन्स हॉट, उसके बाद हम कोल्ड थेरेपी देंगे। करेक्ट। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, आगे हम पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। जस्ट सेकेंड। ओके, अल्टरनेटिंग हीट एंड कोल्ड कॉजेस वेसोडाइलेशन। ओके, व्हाट इज वेसोडाइलेशन एंड व्हाट इज वेसोकॉन्ट्रिक्शन? पहले मैं आपको ये बताता हूं। हमारे मसल्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, सो दिस इज द ब्लड वेसल। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो अपने एरिया को कम कर लेते हैं। करेक्ट। अगर ब्लड वेसल्स अपने एरिया को कम कर लेते हैं, वो खुद को सिकोड़ लेते हैं। क्यों? वो ये चाहते हैं कि आपका ब्लड का फ्लो ज्यादा ना हो। करेक्ट। तो जब ब्लड वेसल्स अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, दैट इज योर वेसोकॉन्ट्रिक्शन। और व्हाट इज वेसोडाइलेशन? जब ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, दैट इज योर वेसोडाइलेशन। करेक्ट। ओके, तो होता क्या है? जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तब होता है हमारा वेसोडाइलेशन, और जब हम कोल्ड प्रोवाइड करते हैं तब होता है हमारा वेसोकॉन्ट्रिक्शन। करेक्ट। दिस क्रिएट मसल पंपिंग एक्शन। इसकी वजह से मसल पंपिंग एक्शन होता है। विच में इसकी वजह से क्या होता है? इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है। रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट, आपके वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, आपके स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन भी कम होते हैं। करेक्ट। और आपकी जो रिकवरी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। करेक्ट। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। करेक्ट। ओके,
ओके, बेनिफिट्स क्या हैं हमारे? रिलीव मसल स्टिफनेस एंड पेन, ये आपके मसल स्टिफनेस और पेन को रिलीव करता है। रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, ये आपके स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन दोनों को रिड्यूस करता है। डिक्रीज मसल स्पेज्म, जो आपके इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके मसल में, ये उनको भी डिक्रीज करता है। इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन, ये आपके रेंज ऑफ मोशन को भी इंप्रूव करता है। इंक्रीज लैक्टेड रिमूवल, ये आपके लैक्टिक एसिड रिमूवल को भी इनहेंस करता है। इनहेंस रिमूवल ऑफ क्रिएटिन काइनेस, मार्कर ऑफ मसल डैमेज, क्रिएटिन काइनेस जो है वो मसल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। improve recovery of the nervous system by reducing sympathetic nervous activity, ये रिकवरी को मतलब इंप्रूव रिकवरी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के रिकवरी को इंप्रूव करता है। कैसे? रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी। करेक्ट। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर इमर्शन की तरफ। ओके, ये वाटर इमर्शन का मतलब ये है कि जब हम वाटर के अंदर डुबकी लगाते हैं, दैट इज योर वाटर इमर्शन। करेक्ट। इसी के अंदर हमने क्रायोथेरेपी पढ़ा है, इसी के अंदर हमने थर्मोथेरेपी पढ़ा है। करेक्ट। इसी और थर्मो न्यूट्रल वाटर, मतलब एक ऐसा वाटर जो जिसमें थर्मो न्यूट्रल मतलब उसमें हीट ज्यादा नहीं है। करेक्ट, एक्यूरेट हीट है 16 टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये ज्यादा ना ठंडा है ना ज्यादा ये कोल्ड है। ओके, वाटर इमर्शन को हम थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि एक नॉर्मल सा टॉपिक है। वाटर इमर्शन का मतलब यह है कि जब आप नॉर्मल वाटर में डुबकी लगाते हैं, इसकी वजह से होता क्या है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके बॉडी में लगता है, विच मीन्स ऐसा प्रेशर जो वाटर आपके बॉडी में लगाता है, ये होता है वाटर इमर्शन में। करेक्ट। और इससे होता क्या है, वाटर इमर्शन इज अ पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी मेथड वेयर एन एथलीट इमर्स द बॉडी इन वाटर। दिस इट कैन बी यूज्ड विथ कोल्ड वाटर, वार्म वाटर और थर्मोन्यूट्रल वाटर। ओके, इससे होता क्या है, हाउ इट वर्क्स, द मेन रिकवरी इफेक्ट कम्स फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, विच उसकी वजह से होता क्या है, पुशेस फ्लूइड फ्रॉम लिम्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, जो आपके लिम्स में जो फ्लूइड है वो आपके बॉडी सेंटर में पुश करता है। ओके, इससे होता क्या है, इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड सर्कुलेशन, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इनहेंस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपको काफी अच्छे से मिलते हैं। स्पीड्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि लैक्टेट, जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है इसको रिमूव करता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखिएगा, जब आप कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं उसके बाद एक बार स्विमिंग करके देखिएगा, काफी ज्यादा आपको लाइट फील होता है। करेक्ट। ये मैंने अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया है। बास्केटबॉल खेलने के बाद हम कई बार स्विमिंग के लिए जाया करते थे और इससे काफी अच्छी रिकवरी होती थी, लेकिन वो बात अलग है, उसके बाद नींद भी काफी आती थी। राइट, दैट्स अपार्ट थिंग। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, बेनिफिट्स हम आप एक बार देख लेते हैं। वाटर इमर्शन किस में हेल्प करता है, इंक्रीज लैक्टेट क्लियरेंस, रिड्यूस एडिमा स्वेलिंग, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करता है, मिनिमाइज टिश्यू डैमेज को मिनिमाइज करता है, डोम्स को रिड्यूस करता है, इंप्रूव मसल कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन, ये भी होता है, लोअर फीलिंग ऑफ फटीग एंड इंप्रूव साइकोलॉजिकल रिकवरी, फीलिंग ऑफ फटीग जो है ये खत्म करता है और साइकोलॉजिकल रिकवरी को भी ये बढ़ावा देता है। ओके, आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी थेरेपीज के बारे में। करेक्ट। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। क्या कह रहा है ये, नॉन स्टेरॉइडल मतलब जो स्टेरॉइड नहीं है, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है। करेक्ट, और इसकी वजह से होता क्या है। आप थोड़ा तैयार होकर बैठिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में खत्म हो जाए और इसी वीडियो में हम सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। करेक्ट, यहां से काफी पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इन्फ्लामेशन। फिर से मैं जिम का एग्जांपल लूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। करेक्ट, एक्सरसाइज की वजह से होता क्या है, आप मसल को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिम में, यही होता है। आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज किया, आपने मसल को तोड़ा, ठीक, आपके मसल्स फटते हैं। करेक्ट, फिर होता क्या है, जब मसल फटते हैं तो मसल को रिपेयर भी करना है, तो रिपेयर करने के लिए मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है। करेक्ट,
और वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में व्हाइट ब्लड सेल्स भी आने लगते हैं। वहां पे फ्लूइड भी काफी ज्यादा पहुंचता है, ताकि जो आपका मसल्स है जो फटा हुआ है वो वापस से रिपेयर हो जाए। आई आपको बात समझ में? आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज की, आपके मसल्स फटे, करेक्ट, और उसके बाद आपके मसल्स वापस से रिपेयर होते हैं और फिर होती है हाइपरट्रॉफी, करेक्ट। लेकिन कई बार आप हाईली इंटेंसिफाइड एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी काफी ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके मसल्स में पेन भी होता है, सोरनेस भी होती है, करेक्ट। तो काफी ज्यादा पेन होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके बॉडी में, करेक्ट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कंपटीशन पास है और आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन है तो पेन भी है, और पेन भी है तो आप पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो कई बार एथलीट इन्फ्लेमेशन को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि पेन ना हो, ताकि आपका मसल पहले जैसा ही रहे और आप मैक्सिमल परफॉर्मेंस दे पाए, करेक्ट। तो जो हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग करता क्या है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करता है। आइए आपको आपको बात समझ में, डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। NSAID आर मेडिकेशंस यूज्ड टू रिड्यूस पेन। पेन को यूज करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मसल सोरनेस को कम करता है आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस एक्सरसाइज के बाद वो पेन, इन्फ्लेमेशन, मसल सोरनेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, करेक्ट। अब ये कैसे करता है समझते हैं। एक्सरसाइज एंड इन्फ्लेमेशन, इंटेंस और अनफेमिलियर इसेंट्रिक एक्सरसाइज कॉजेस। अगर आप अनफेमिलियर इसेंट्रिक एक्सरसाइज मतलब एक ऐसा एक्सरसाइज जहां पे आपके मसल्स खिंच रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। अगर मसल्स खिंच रहे हैं दैट इज योर इसेंट्रिक, और अगर मसल्स छोटे हो रहे हैं दैट इज कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट, ओके। अगर आपके मसल्स खिंच रहे हैं तो उसकी वजह से मसल डैमेज होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, DOMS आता है, करेक्ट। इन्फ्लेमेशन जो है वो 24 टू 48 आवर्स के बाद होता है एक्सरसाइज के, ओके। मसल सोरनेस यूजुअली पीक्स 48 टू 73 आवर्स आफ्टर एक्सरसाइज। जो आपका मसल सोरनेस है वो 48 टू 73 आवर्स के बाद होता है एक्सरसाइज के, ओके। इसके कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं? मसल सोरनेस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से मसल सोरनेस और स्टिफनेस आता है। रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन काफी कम हो जाता है, अब ज्यादा मोशन नहीं कर सकते, ओके। डिक्रीज मसल फोर्स भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है। इंपेयर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन भी काफी कम हो जाता है। तो ये है हमारे इन्फ्लेमेशन के मतलब इफेक्ट्स, ओके। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को अगर आप लेते हैं तो उसे होता क्या है, शॉर्ट टर्म यूज क्या होता है, बेनिफिट क्या हो? ये आपके पेन को रिड्यूस करेगा और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा। शॉर्ट टर्म मसल फंक्शन, जो आपके जो शॉर्ट टर्म मसल फंक्शन है ये उसको इंप्रूव करेगा। बी मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर सिवियर मसल सोरनेस और इंटेंस इसेंट्रिक एक्सरसाइज। अगर ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपके मसल्स में काफी ज्यादा सोरनेस है और अगर आपने हाईली इंटेंसिफाइड इसेंट्रिक एक्सरसाइज किया है तो उसके बाद ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है NSAID, करेक्ट। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। जस्ट जोकिंग। समझते हैं क्या होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसका इस्तेमाल करते हैं। होगा ये क्रॉनिक और रेपिटेटिव यूज में, अगर आप रेपिटेटिव इसका यूज करते हैं तो होगा क्या? मसल रिड्यूस मसल रिपेयर एंड एडेप्टेशन, आपका मसल रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। इन्फ्लेमेशन हुआ ही किस लिए? मसल को रिपेयर करने के लिए, और अगर आप इन्फ्लेमेशन को ही रोक देंगे तो आपका मसल रिपेयर ही नहीं होगा, करेक्ट। स्लो द हीलिंग प्रोसेस, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ये काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल तो डैमेज है ना, और डैमेज को ठीक करने के लिए इन्फ्लेमेशन होता है और आपने इन्फ्लेमेशन ही रोक दिया है, तो हीलिंग तो जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगा इससे। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मसल मायोफाइब्रिल प्रोटीन, हमारे मसल में जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा, करेक्ट, ओके। रिड्यूस मसल हाइपरट्रोफी, मसल का जो हाइपरट्रोफी है यानी कि मसल का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सरसाइज की वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो भी काफी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली रिड्यूस लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग गेन्स एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इसकी वजह से होगा क्या? जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग गेन्स है वो काफी कम हो जाएगा, करेक्ट, ओके। आई होप यहां तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। की कॉन्सेप्ट क्या है? इन्फ्लेमेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ मसल रिपेयर एंड एडेप्टेशन।
मसल रिपेयर और एडेप्टेशन का इसेंशियल पार्ट है इन्फ्लेमेशन। ओके, सप्रेसिंग इन्फ्लेमेशन टू ऑफन कैन इंफेयर द बॉडीज नेचुरल ट्रेनिंग एडेप्टेशन। अगर आप इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा, एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा आपके बॉडी में। करेक्ट। ओके, आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप छोड़ते जाइए इन क्वेश्चंस को। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। क्या मैं मेरी वजह से छुप रहा है? जस्ट लेट मी चेंज दिस। ओके ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले कह रहा है क्रायोथेरेपी, पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी, सुपरफिशियल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। ओके, हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोथेरेपी का एक मेथड है TENS। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं TENS का फुल फॉर्म क्या होता है? बता सकते हैं? मैं भी नहीं बता सकता। देखते हैं TENS का फुल फॉर्म क्या होता है। जस्ट ए सेकेंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TENS? कहाँ गया? ओके, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ TENS। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट करते हैं। तो हुआ हमारा डी का 1। ओके, सो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी। हमने पढ़ा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सी का हो जाएगा 2, वैक्स बाथ। हमने पढ़ा है सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी में हम वैक्स का यूज करते हैं, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। सो C2, यह हम यहाँ पे दोनों में C2 है। ओके, देन कम्स योर क्रायोथेरेपी। ए का है हमारा वर्पूल बाथ, तो ए का हो जाएगा हमारा 3, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, बी का क्या होगा? पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड। हमने पढ़ा है पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी में हम अल्ट्रासाउंड का हम यूज करते हैं। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये मैंने अभी आपको स्लाइड्स में बताया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी, जस्ट ए सेकेंड। ओके, डीप पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी में हम शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड एंड माइक्रोवेव डायथर्मी का हम यूज करते हैं। ओके, सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी में हम क्या यूज करते हैं? पैराफिन, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड रेडिएशन, वार्म वर्फुल एंड हीटिंग पैड्स, हम इनका यूज करते हैं सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी में। करेक्ट। और क्रायोथेरेपी में हम वर्पूल बाथ का हम यूज करते हैं। ओके, कोल्ड थेरेपी, कोल्ड वाटर इमर्शन। करेक्ट। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का भी आप मुझे जवाब दीजिए। यूजीसी नेट जून 2025 का ये क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। समझते हैं इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी? मैंने आपको बताया था कि क्रायोथेरेपी के कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन? किस सिचुएशन में हमने क्रायोथेरेपी को यूज नहीं करना है। ओके, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए व्हाट इज क्रायोथेरेपी? क्रायोथेरेपी विच मीन्स हम जहां पे कोल्ड का यूज करते हैं थेरेपी के लिए, कोल्ड वाटर या आइस का हम यूज करते हैं। करेक्ट। ओके, हम कहां पे हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते? राइट। ओके ओके, क्वेश्चन में ये कहा गया नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। यहाँ पे कैपिटल में लिखा भी है क्वेश्चन में, मेरा ध्यान नहीं गया था। नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्रायोथेरेपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से नहीं है। करेक्ट। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है हाइपरथर्मिया। करेक्ट, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कहां पे हम क्रायोथेरेपी को यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहां पे यूज नहीं कर सकते, और नॉट बोला है मतलब हम कहां पे यूज कर सकते हैं। हाइपरथर्मिया का मतलब ये है आपके बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज योर हाइपरथर्मिया। करेक्ट। हाइपर मीन्स ज्यादा, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। अगर आपके बॉडी में हाइपर मतलब बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या आप वहां पे क्रायोथेरेपी यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस।
हाइपरथर्मिया में ही तो हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं। सो हाइपरथेरेपी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी। आए आपको बात समझ में? समझते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है? इस्चीमिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जहां पे आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है किसी स्पेसिफिक टिश्यू में। करेक्ट? जहां पे किसी प्रॉपर प्रॉपर जगह पे किसी प्रॉपर टिश्यू में को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दैट इज योर इस्चीमिया। तो क्या अगर आपको इस्चीमिया है तो क्या आपको क्रायोथेरेपी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस्चीमिया है और आप उस टाइम क्रायोथेरेपी दे देते हैं तो ब्लड फ्लो और कम हो जाएगा आपका। आया आपको बात समझ में? और अगर आपका ब्लड फ्लो कम हो गया तो वैसे ही आपको इस्चीमिया है, ब्लड फ्लो और कम हो जाएगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। सो क्रायोथ इस्चीमिया इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर क्रायोथेरेपी। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पेरिफेरल वेसुकल्चर डिसीज, विच मीन्स पेरिफेरल मतलब आपके स्किन में, वेसिकुलचर डिसीज मतलब एक ऐसा डिसीज दैट इज रिलेटेड टू योर ब्लड वेसल्स। करेक्ट? अगर आपके ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत है तो आपको क्रायोथेरेपी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड फ्लो और कम हो सकता है। करेक्ट? ओके, तो सेकंड भी हमारा सही आंसर नहीं है। एंड रेयॉन्स डिसीज, आई डोंट नो अबाउट दिस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वी हैव फाउंड द राइट आंसर दैट इज हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर क्रायोथेरेपी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हो गया था। लेकिन आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, और अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। करेक्ट? अगर आपको समझ में नहीं आया है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप प्लीज मुझसे पूछेगा कि इसका सही आंसर ये क्यों है। राइट? आई विल एक्सप्लेन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द राइट आंसर। करेक्ट? ओके, this question was asked in UGC NET June 2019. Pause the video and solve the question. ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। क्या रहा है क्वेश्चन, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द मोडेलिटीज विच कम्स अंडर क्रायोथेरेपी। ऐसे मोडेलिटीज को आप बताइए जो क्रायोथेरेपी के अंदर आते हैं। हमको अभी वो समझने की जरूरत है। ओके, क्रायोथेरेपी क्या होता है? मैंने आपको बताया था जहां पे हम कोल्ड प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट? जहां पे हम कोल्ड प्रोवाइड करते हैं दैट इज आर क्रायोथेरेपी। ओके, ए ऑप्शन कह रहा है माइक्रोवेव डायथर्मी। क्या ये हमारा सही आंसर हो सकता है? क्या क्रायोथेरेपी के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव डायथर्मी क्या होता है? माइक्रोवेव डायथर्मी ये थर्मोथेरेपी का हिस्सा है, ये क्रायोथेरेपी का हिस्सा नहीं है। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू हमारे टिश्यूज के अंदर जो हीट पहुंचाने का काम करता है दैट इज माइक्रोवेव डायथर्मी। ये क्रायोथेरेपी का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है। सो वी कैन एलिमिनेट दिस टू स्टेटमेंट्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा कोल्ड वर्पूल बाथ। क्या ये क्रायोथेरेपी का हिस्सा है? एंड द ऑप्शन इज यस, ये क्रायोथेरेपी का हिस्सा। क्योंकि यहाँ पे हम कोल्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बी तो हमारा सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन है जहां पे बी सही है? सिर्फ थर्ड ऑप्शन। करेक्ट? आप सिर्फ दो स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, बोल रहा है ई भी सही है, तो हम एक बार ई को भी चेक कर लेते हैं। स्प्रे कूलेंट्स, जब आप कूलेंट्स को मतलब कोई कोल्ड मटेरियल को आप स्प्रे कर रहे हैं तो क्या वो क्रायोथेरेपी का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। करेक्ट? आप कोल्ड चीजों का स्प्रे कर रहे हैं और क्रायोथेरेपी इज रिलेटेड टू कोल्ड ओनली। करेक्ट? तो बी हमारा सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, बी एंड डी। एक बार सी को चेक कर लेते हैं क्या ये गलत है या नहीं। शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये डायथर्मी है, ये थर्मोथेरेपी का हिस्सा है। तो सी भी हमारा गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपसे ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हुआ होगा। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2019। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो जरूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटोरिएट्स द मोस्ट द पेस ऑफ रिकवरी। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे रिकवरी के पेस को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है? न्यूट्रिशन, स्पीड, ओवरलोड और सेल्फ स्टीम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज योर स्लीप। अगर आप
प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपके रिकवरी पेस को हार्म करता है, बर्बाद करता है। करेक्ट? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, लेकिन इसको अगर मैं बाई पार्ट्स में अगर आपको बताता तो ये आप भूल जाते। सो आई थॉट कि ये एक लेक्चर में ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमको कंप्लीट कर देना चाहिए, और मैंने कर दिया है। राइट? आपने देखा इस कॉन्सेप्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, और वो काफी ज्यादा इजी है। क्यों इजी आपको लगे? आपको इजी इसलिए लगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। करेक्ट? अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चन को तुक्के के बेसिस पे भी सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट? ओके, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मैं आपसे ये कुछ भी वाइक्यूज में ऐसे लेके आता रहूंगा। करेक्ट? सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, please like, share, comment and subscribe to my channel if you find this really very useful. Correct? See you in the next video. Till then, goodbye.